बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सवालनामा सुनो टीवी पर। मैं हूं बैरिस्टर एहतिशाम अमीरुद्दीन। एक तो आज तरमीम जो है वो मंजूर हो गई हैं, जो निगरान हुकूमत के इख्तियारात के हवाले से कुछ तरमीम इलेक्शन एक्ट में ये हुकूमत करना चाहती थी। लॉ मिनिस्टर जो हैं उन्होंने बाकायदा तौर पे कहा जी कि व्हाट्सएप पे हमने कमेटी मेंबर्स के साथ वो तरमीम जो है वो शेयर कर ली थी, और उसका जो जवाज़ है वो भी अब ये हुकूमत जो है बना रही है कि क्योंकि कुछ मुआहदे जो हैं उनकी कंटिन्यूएशन में किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना है, इस वजह से तरमीम की गई हैं। लेकिन दूसरी तरफ PTI के बैरिस्टर अली ज़फ़र जो है उन्होंने कहा है कि ये गैर कानूनी है, गैर आइनी है, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगी तो कलअदम करार दे दी जाएंगी। एयाज सादिक साहब ने इन तरमीम के हवाले से क्या कहा है, सुने। 230 है, उसका इत्तफाक इस हद तक हुआ है कि जिसमें अभी पार्टी लीडरशिप्स वगैरह से मुशावरत करनी है, मगर उसका असल मकसद जो है वो ये है कि जिस तरह हमारी IMF की कुछ कंडीशंस हैं या वर्ल्ड बैंक के साथ हमारे कुछ प्रोजेक्ट्स, ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स जो चल रहे हैं, जिनमें सितंबर में उनके बोर्ड की मीटिंग है और फिर उसके इमीडिएटली साइनिंग होगी, इस तरह के प्रोजेक्ट्स रोके नहीं जा सकते। ये ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स हैं, कोई नए प्रोजेक्ट्स नहीं हैं, और मल्टीलैटरल और बायोलैटरल तक हमने इसको रिस्ट्रिक्ट किया। ये आप सुन रहे थे एयाज सादिक। तो शाह महमूद कुरैशी ने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, वो भी सुन लीजिए। इंतखाबी इस्लाहात का बिल पेश किया गया है। जो हुकूमत की हलीफ जमातें हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ात भी खुलकर सामने आ गए। जनाब रज़ा रब्बानी साहब ने तो खुलकर कहा, और तहरीक इंसाफ तो पहले ही कह चुकी है कि हमें इस सारे अमल से बाहर रखा गया है। PDM और उनके एलाइज में कोई यकजहती और यकसुई दिखाई नहीं दे रही। इसहाक डार साहब दूसरी तरफ जो है वो मुसलसल उनकी ख्वाहिश शदीद है, और मेरे ख़्याल में उनको बहुत एक्साइटमेंट भी है, वो थ्रिल्ड भी हैं कि किसी तरह निगरान वज़ीर आज़म वाली बात सच हो जाए। हालांकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के अपने अंदर इस इशू को लेकर फूट डल चुकी है, और आप सुन चुके हैं कि ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि मुनासिब नहीं होगा, जबकि एक कैंप विद इन द पाकिस्तान PMLN जो है वो इस चीज़ का हमायती भी है। तो वो ये कह रहे हैं कि जी हमारी इत्तेहादी जमातें जो हैं वो 90 दिन को प्रेफर कर रही हैं ताकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास वक्त हो और 90 दिन के अंदर वो इंतखाबात को यकीनी बनाए। लेकिन सवाल ये भी है कि अगर निगरान हुकूमत के इख्तियारात में तोसी की जाती है और निगरान हुकूमत जो है वो कुछ मामलात को लेकर आगे चल सकती है जो कि अदरवाइज़ एक निगरान हुकूमत नहीं लेकर चलती है, तो क्या फिर इलेक्शंस वक्त पर होंगे? क्या ये निगरान हुकूमत वक्त पर घर जाएगी? क्या निगरान वज़ीर आज़म वक्त पर घर जाएंगे? ये बहुत सारे सवाल हैं और इसके ऊपर बहुत सारी डिस्कशन हो रही है। मेरे साथ हाफिज़ हमदुल्ला हैं, तर्जुमान PDM। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसर अहमद शेख साहब मेरे साथ होंगे, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़। एतजाज़ अहसन साहब माहिर कानून होंगे, और मईशत पर बात करने के लिए डॉक्टर शाहिद हसन सदीकी होंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू सवालनामा। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। कैसर अहमद शेख साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। फरमाइएगा कि ये जो तरमीम है ये तो अब मंजूर हो गई हैं, तो यानी कि कुछ दिनों में, अब तो कुछ दिनों की मेहमान है ये हुकूमत, मौजूदा हुकूमत, तो जो नई हुकूमत आएगी उसके जो इख्तियारात में तोसी की गई है, क्या इससे ये इंडिकेट होता है कि इलेक्शंस वक्त पर नहीं होंगे? रहमान रहीम, ज़रा भी देखिए, आज मैं पूरा दिन मौजूद था जब तरामीम पेश की गई, नेशनल असेंबली में था जी। और इससे पहले आपको पता है ये जो तरामीम में कमेटी, स्पेशल कमेटी बनी, वो सरदार एयाज सादिक साहब की सरबराही में, और वो यूनानी मजलिस में थर्ड ईयर डिस्कस करने के बाद भी तरामीम पेश हुई। वो पेश की गई, तमाम मेंबरों ने उसमें शिरकत की, अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया। फिर उसके बाद अभी जो 2 दिन से, कल और आज मुश्तरका इजलास हो रहा है जिसमें सेनेटर्स भी है और कौमी असम्बली के मेंबरान भी है और अपोजिशन के भी मेंबरान हैं, तो सारे अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं। हर एक की बात तो समझ दी गई है। अब ये जो किया गया है मसलन कि इलेक्शन के रिजल्ट टाइम पे आने चाहिए, और अगर नहीं आए तो वो खुद जाके पहुंचाए जो आपका रिटर्निंग ऑफिसर है। तो इसके अलावा ये है कि अगर कोई कंटिन्यूड किसी का कोई जो चल रहे हैं जो मंसूबे, अगर उसमें किसी किस्म की कोई ऐसी चीज है जो तरमीम करने की जरूरत है, तो बजाय इसके को रोक दिए जाए,
क्योंकि डे टू डे सिर्फ ये इंटरिम गवर्नमेंट कर सकती है ना। तो अगर वो मनसूबे रोक दिए जाएं तो मुल्क का नुकसान होगा, और आपको पता है कि डिले होने से काफी नुकसान होते हैं। तो वो इस किस्म की तब्दीली है, कोई ऐसी तब्दीली नहीं है जिससे ये इंडिकेशन हो कि इंटरिम गवर्नमेंट जो है वो लंबा चलेगी। हम बिल्कुल इलेक्शन करवाएंगे, इलेक्शन होने चाहिए टाइम पे, और जो नहीं, लेकिन इलेक्शंस तो फिर सर्टनली एक दफा आपकी हुकूमत चली जाएगी, इलेक्शंस वैसे भी फिर आपने तो नहीं कराने ना। इलेक्शंस तो फिर या निगरान हुकूमत मॉनिटर कर रही होगी सूरत हाल को, या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कराने। तो 2 प्रेसिडेंट्स ऑलरेडी मौजूद हैं, एक पंजाब का, एक KPK का। और जो इख्तियारात की आप बात कर रहे हैं, मतलब कि मैं यहाँ पे लाहौर शहर में देखता हूँ कि कुछ नए प्रोजेक्ट्स जो हैं उनके ऊपर काम शुरू हुआ है इस निगरान हुकूमत के होते हुए, जबकि और इसी निगरान हुकूमत ने, पंजाब की मौजूदा निगरान हुकूमत ने 2 अरब 30 करोड़ रुपए ब्यूरोक्रेट्स की नई गाड़ियों पर खर्च करने की मंजूरी भी दी है। तो मेरे हिसाब से तो कानूनी तौर पर यह भी निगरान हुकूमत के डोमेन से बाहर है। और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, चाहे वो कोई रोड है, अंडरपास है, ब्रिज है, उसकी डेवलपमेंट का आगाज़ करना, किसी भी नए प्रोजेक्ट का या फंड्स रिलीज करना, वो भी निगरान। तो लेकिन हो रहा है, पंजाब में भी हो रहा है। KPK का आई डोंट नो, मैंने वहाँ पे अब फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन ही देखी, लेकिन कुछ खबरें आती हैं इस तरह की। तो क्या यही प्रेसिडेंट वफाक में भी फॉलो हो सकता है? अगर ये पंजाब में हो सकता है तो फिर ये वफाक में भी हो सकता है। और फिर क्या ये पॉसिबिलिटी है कि जैसे आज PTI कह रही है कि इलेक्शंस होने चाहिए, कल को आप लोग भी कहें कि इलेक्शंस होने चाहिए, ये निगरान सेटअप इतना लंबा कैसे होगा? बैरिस्टर एहतशाम साहब, आपकी बात जो है वो, क्योंकि आप मिसाल दे रहे हैं, देखिए जो कुछ पंजाब में हुआ ना, ये पाकिस्तान की तारीख में ऐसा नहीं हुआ कि इलेक्शन जो हुए हों अलग अलग टाइम पे हुए। 1-2 दिन का फर्क तो होता रहा, लेकिन ये पहले जो तोड़ दी गई, ये मुझे समझ नहीं आई कि PTI ने क्या किया। कौमी असेंबली तोड़ दी गई, उसमें निकल आए मेंबर, चले गए, और उसके बाद पंजाब की हुकूमत तोड़ दी गई, और फिर KPK में। आप देखिए ये प्रैक्टिकल नहीं था। आप खुद भी ठंडे दिल से गौर कीजिए कि इस तरह अगर पंजाब के इलेक्शन पहले हो जाते तो फिर बाकी इलेक्शनों का क्या फायदा रह जाता। और ये मशवरे पे होना चाहिए था। लेकिन यही जो ये पॉलिटिकल टर्माइल ने पाकिस्तान को तबाह किया है। मैं अक्सर कह रहा हूँ कि 71 में पॉलिटिकल टर्माइल रहा, 2 पार्टियों का इलेक्शन तो हो गए, इलेक्शन टाइम पे हो गए, फेयर हो गए, उसके बाद पॉलिटिकल टर्माइल ने मुल्क हमारा 2 लाख कर दिया। फिर 77 में मार्शल लॉ लगा, उन्होंने यही मामला थे। हमारे 2 पार्टियां जिसमें कौमी इत्तेहाद थी और पीपल पार्टी, उसमें आपस में इख्तिलाफ रहे। अब ये अभी भी जो पॉलिटिकल टर्माइल क्रिएट कर दिया गया, हालांकि ये सब कुछ मिलजुल के होना चाहिए। इतना तो चार्टर ऑफ हम जो कहते हैं डेमोक्रेसी, वो मिल के पार्टियों को मिनिमम कॉमन एजेंडा ना बनाएंगे तो इस तरह मामला चलेंगे नहीं। हमारे मुल्क की जो पोजीशन है, जिसमें आबादी का 50% से ज्यादा पंजाब में है, और अगर आप पंजाब के इलेक्शन अलग करा लेते हैं, बिल्कुल मैं कानूनी बातों में नहीं जा रहा, कानूनी तो हो सकता है PTI का दुरुस्त हो मौक़िफ़, मैं उसमें बात नहीं कर रहा। मैं तो प्रैक्टिकलिटी, मैं उसकी ये कि क्या हालात का तकाजा क्या था। अब ये तमाम असेंबलियों से वो निकल गए, उनके आज वो देख रहे हैं उनका लीडर ऑफ अपोजिशन भी उनका नहीं है, जो इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बनेगा उसमें भी PTI का रोल नहीं होगा। तो ये क्या मकसद था? जब हमारी अपनी पार्टी ये कह रही थी ना कि हम रिजाइन करना चाहिए, मैं तकरीबन 2021 के आखिर की बात कर रहा हूँ, मैंने उस वक्त बहुत ज्यादा मैंने बहुत ज्यादा अपनी पार्टी के अंदर रिक्वेस्ट किया था कि ये रिजाइन करने से कुछ नहीं होगा। आप असेंबलियों में हैं, वहां पे बात कीजिए, अपना पॉइंट ऑफ व्यू, एहतजाज, जो भी कुछ, और यही नाम होना चाहिए। ये तजर्बा नाकाम हो गया जो हम तमाम, और ये पता नहीं क्यों वन मैन सिर्फ मशवरा भी नहीं होता, हमारी पार्टियों में कंसेंसस नहीं होता। ठीक है जी, मैं ज़रा हाफिज़ अब्दुल्ला साहब का भी मौक़िफ़ ले लूँ। हाफिज़ साहब, इत्तेहादी जो हैं वो मान गए हैं तरमीम पे, और कोई तहफ़्फ़ुज़ात अब नहीं है। जो तरमीम होगी इलेक्शन एक्ट में, आपकी नज़र में वो दुरुस्त हैं, और आप भी इन तरमीम के होने के बाद, निगरान हुकूमत के क़याम पज़ीर होने के बाद वक्त पर इंतख़ाबात होते हुए देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया एहतशाम भाई। देखिए, जहां हमने इख्तिलाफ करना था, कल आपको याद होगा कि पार्लियामेंट में 230 यानी 230 सेक्शन में जो तरामीम करना चाहते थे, उसकी मुखालफत पीपल्स पार्टी ने भी की और जमीयत उलमा इस्लाम ने भी की।
लिहाजा उस वक्त हम मुखालिफ थे इसी वजह से कि ये हमारे मशवरे के बगैर ये तरमीम हो रहा है और हमें एतमाद में नहीं लिया गया और निगरान हुकूमत को इतना एम्पावर किया जाता है ताकि वो इलेक्शन इल्तिवा कर सके। तो इसलिए हमने कहा कि 230 जो सेक्शन है इसमें तरमीम करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इस लिहाज से आज जो फैसला हुआ है तो उसमें मेरे ख्याल में ये बुनियादी जो बातें जिस पर हमारा एतराज़ था उसको निकाल दिया गया है। बुनियादी तौर पर बात यह है कि कानून साजी बिल्कुल पार्लियामेंट की जिम्मेदारी है, पार्लियामेंट को कानून साजी करना चाहिए, लेकिन कानून साजी वो होनी चाहिए जो कानून साजी मुतनाज़ा ना हो। अगर आप निगरान हुकूमत के हवाले से कानून साजी करते हैं और वो मुतनाज़ा हो तो आने वाले आपका जो इलेक्शन है वो पूरा प्रोसेस आपका मुतनाज़ा हो जाएगा। तो फिर वही 25-18 का जंग शुरू हो जाएगा कि इंतखाबात में धांधली हो गई या जानिबदारी या मुख्तलिफ किस्म के इल्ज़ामात, इंतखाबात क्यों मुलतवी हुए और इलेक्शन कमीशन और निगरान हुकूमत के दरमियान लड़ाई होगी, तसादुम और टकराव होगा और केयर टेकर हुकूमत की जो क्रेडिबिलिटी है उस पर भी सवालात उठेंगे। इसलिए मैं कहता हूँ आज जो कुछ हुआ पूरी तमाम जमातों की उस पर मेरे ख्याल में इत्तेफाक है। जो बुनियादी चीज जिस पर एतराज था वो मेरे ख्याल में मुझसे ज्यादा आप जानते हैं उसको निकाल दिया गया है। सही है। अच्छा, दूसरा, अब निगरान वजीर आज़म को लेकर क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या देख रहे हैं आप? पहले इसहाक डार साहब का नाम सामने आया, उसके ऊपर बड़ी डिस्कशन हुई, फिर हमने देखा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के अपने अंदर उस हवाले से इख्तलाफी आवाज़ें उठ गईं। तो अभी कब तक आपको लगता है ये मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा और क्या आपको नज़र आता है कि सियासतदानों में से ही या किसी सियासी जमात में से ही कोई शख्स निगरान वजीर आज़म बन सकता है या फिर बिल्कुल कोई नॉन पॉलिटिकल ए पॉलिटिकल आदमी, कोई रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट, कोई रिटायर्ड जज आपको लगता है कि आने वाले दिनों में निगरान वजीर आज़म हम देखेंगे? देखिए बैरिस्टर साहब, बात है तो सबसे पहले हमें आइन में जाना पड़ेगा। आइन हमें क्या कहता है? गालिबन आइन का आर्टिकल 224 है। आइन हमें कह रहा है कि केयर टेकर हुकूमत और निगरान वजीर आज़म को गैर जानिबदार होना चाहिए। अगर निगरान वजीर आज़म गैर जानिबदार न हो, उनका कोई सियासी पश मंजर हो, किसी भी जुमात से उनका ताल्लुक हो, वो जुमात जिस नाम से भी हो, फिर आप मुझे बताए कि उस निगरान वजीर आज़म या निगरान हुकूमत या केयर टेकर हुकूमत की क्रेडिबिलिटी कहाँ रहेगी? वो तो मुतनाज़ा हो जाएगा। उस पर न कौम एतमाद करेगी न कोई और एतमाद करेगा और फिर ये आइन की खिलाफ वर्जी भी होगी, क्योंकि आइन कह रहा है कि अगर आपने साफ और शफाफ इंतखाबात मुनाक़द कराने हैं तो निगरान हुकूमत गैर जानिबदार होना चाहिए। तो अगर आप मुझे या मुझ जैसे लोग जो एक सियासी पस मंजर है, जैसे इसहाक डार साहब का नाम लिया जा रहा था, मेरे ख्याल में ये तो फिर जानिबदार होगा, सवालात भी उठेंगे, इससे इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी भी खत्म हो जाएगी और भी मेरे ख्याल में मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए मैं कहता हूं कि निगरान वजीर आज़म कंसेंसस से हो, बुनियादी तौर पर अपोजिशन लीडर और लीडर ऑफ द हाउस की जिम्मेदारी है, लेकिन फिर दोनों की जिम्मेदारी है जो उनकी कुलीग है अपोजिशन में उनके साथ बैठे या हुकूमत में, उनसे मुशावरत करके एतमाद में लेके फिर नाम आगे लाना चाहिए। लेकिन वो शख्स हो जिसका नाम हाफिज शेख ना हो, रजा बाकिर ना हो, शौकत अजीज जैसे लोग ना हो, शबर जेरी पैराशूटर और इम्पोर्टेड ना हो। 24 करोड़ आवाम में क्या हमारे पास ऐसा बंदा नहीं है जिसका ये जैसे हाफिज साहब, जैसे आपने ये कुछ नाम ले लिए जो आपकी नजर में आपने कहा कि ये नाम ना हो, कोई नाम ऐसे हैं जो आप ले सकते हैं कि ये हो तो बेहतर है? नहीं, मैं नाम नहीं ले सकता हूँ। इसलिए नहीं ले सकता हूँ कि अभी तक इस पर मुशावरत शुरू ही नहीं हुई है, आगाज ही नहीं हुआ है। तो जब बैठक बैठेगी इत्तेहादी जमातों की और पीडीएम की मुशावरत होगी, उस वक्त जिस पार्टी ने भी नाम डालना है वो नाम ला सकता है, तजवीज कर सकता है। ठीक है, मैं जरा कैसर साहब से भी इस हवाले से पूछ लूं। भी फैसला होगा, फैसला वही होगा। ओके, कैसर साहब, निगरान वजीर आज़म के बारे में क्या कहेंगे सर? कब तक फैसला हो जाएगा? देखिए, 12 तारीख तक हमारी पार्लियामेंट या असम्बलियों की मुद्दत है। तो अब आज 26 तारीख खत्म हो गई, तो कुल 16-17 दिन बाकी हैं।
तो उसके अंदर उससे पहले ही फैसला हो जाना है, कोई तो कोई एक हफ्ता बाद हो जाए या 10 दिन बाद हो जाए, तो इसमें तो कोई मसला नहीं, फैसला तो होना है और सब ने मुश्तरका तौर पे करेंगे इंशाल्लाह, जिस तरह बाकी फैसले मुश्तरका तौर पे हो रहे हैं। और निगरान ये हमारा तय हुआ है कि कोई पॉलिटिकल फिगर होनी चाहिए। और बिल्कुल मैं अब्दुल्ला साहब से, जब आप कहते हैं कि कोई पॉलिटिकल फिगर होना चाहिए, तो अभी जैसे वो हाफिज साहब भी ये कह रहे थे कि अगर कोई ऐसा शख्स जिसका ताल्लुक किसी सियासी जमात से और वो एक्टिव पॉलिटिशियन है, मिसाल के तौर पे इसहाक डार साहब थे, तो क्या इस तरह की किसी शख्सियत की तरफ आप लोगों का इशारा है? व्हेन यू से अ पॉलिटिकल फिगर, तो पॉलिटिशियंस तो सारे पॉलिटिक्स में एक्टिव होते हैं ना सर, और आने वाले इंतखाबात के हवाले से भी उनके कुछ इंक्लिनेशंस होते हैं, तो फिर सियासतदानों में से जिसको भी लेकर आएंगे उसके ऊपर तो तनाज़ा खड़ा हो जाएगा और फिर गैर जानिबदारी पर सवाल उठेंगे और इलेक्शन प्रोसेस पे भी सवाल उठेंगे। तो ये इस बार क्या ज़ेन बना हुआ है मियां नवाज शरीफ साहब का कि कोई सियासी शख्सियत ही होनी चाहिए? हालांकि इससे पहले बहुत सारे ऐसे लोग आए हैं जो कि सियासी नहीं थे। जी आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन वो कोई तजर्बे इतने कामयाब नहीं हुए, और मैं खुद मुतफिक हूँ इस बात से कि कोई असल में हम समझ रहे हैं कि इस इलेक्शन को अब जो आईनी मुद्दत है 60 दिन या 90 दिन, इससे ऊपर की सूरत में नहीं जाना चाहिए। तो ये भी तय है कि कोई मुआशरत को समझने वाला ये शख्सियत होना चाहिए। और जब ये हम कहते हैं ना सियासी शख्सियत होनी चाहिए, मकसद ये है कि मुतफक्का तौर पर तमाम पार्टियां उसको अगर एग्री करें तो ये बात तो सारी पार्टियों में डिस्कस होनी चाहिए। तो कोई नाम ज़ेरे गौर हैं अभी? नहीं, मेरे नॉलेज में कोई ऐसा नहीं है जो नाम, जिस तरह अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं, जब भी उसकी मीटिंग भी नहीं हुई, मीटिंग होंगी हफ्ता 10 दिन के अंदर अंदर, उससे पहले ही ये तय हो जाना चाहिए, हो जाएगा। कोई ये तो इतनी कोई बात नहीं है, ये तय है कि कोई एक ऐसी शख्सियत जो कि मुतफिका हो, जिनको तमाम पार्टियां एग्री कर ले, हो जाएगा। कोई ऐसा प्रॉब्लम मुझे नजर नहीं आ रहा। मैं समझता हूँ कि कंसेंसस जिस तरह है पार्टियों का, आज आपने देखा कि जो इख्तलाफ था वो अपनी जगह पे रहा, लेकिन उसके बावजूद उसको हटा दिया गया ना। जो जरा भी इख्तलाफ के लिए का पीपल पार्टी का या AUI के थे जो पॉइंट्स, उनको क्लियर कर दिया गया था कंसेंसस से हो। हम तो मुतफिका तौर पर चलने वाले लोग हैं और मिलजुल के इंशाल्लाह ये भी तय करेंगे जो इंटरिम। ठीक है जी। हाफिज साहब, JUIF ने सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ GDA के साथ महाज या इत्तेहाद बनाने का फैसला कर लिया है। देखिए बैरिस्टर साहब, मौलाना साहब कराची गए थे, वहाँ एक एहतजाजी मुजाहरे में जो कुरान की बेहुरमती हुई है स्वीडन में, उसके खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे में शिरकत के लिए मौलाना साहब गए थे। तो वहाँ GDA के सरबराह फिर बगाड़ा साहब से भी मुलाकात हुई, या उनकी पार्टी की क़ियादत से। अब सवाल ये है कि ये सवाल करना कि पीपल्स पार्टी को टफ टाइम देने के लिए, बात ये नहीं है। बुनियादी तौर पर बात यह है कि PDM की फोरम से भी ये फैसला है कि PDM में शामिल जमातें आने वाले इलेक्शन में PDM के नाम से इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, न उनकी प्लेटफॉर्म से लड़ेंगे, बल्कि हर पार्टी अपने पार्टी की बेस पर और निशान पे इलेक्शन लड़ेंगे, अपने शनाख्त लेके। अब अगर जमीयत उलमा इस्लाम की क़ियादत मौलाना साहब की सूरत में सिंध में किसी भी पार्टी से बैठ के सीट टू सीट एडजस्टमेंट की बात कर रहा है, तो मेरा ख्याल में ये किसी और पार्टी के लिए टफ टाइम की बात नहीं है। क्योंकि पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान में आप देख रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा में आप देख रहे हैं, लोग शमूलियत कर रहे हैं। तो इसका मतलब तो ये नहीं है कि बलूचिस्तान में JUI को टफ टाइम दिया जा रहा है, या खैबर पख्तूनख्वा में ANP और JUI को टफ टाइम दिया जा रहा है, PMLN को। हर पार्टी आज़ाद जमहूरी मुल्क है, सियासत है, हर पार्टी से बात भी हो सकती है और इत्तेहाद भी हो सकता है, लिहाजा ये एक सियासी और जमहूरी हक है। बिल्कुल ठीक है। शेख साहब, PMLN का तो किसी के साथ कोई इत्तेहाद के चांसेस नहीं है। पहले बड़ी बात हो रही थी IPP के साथ, मुमकिन तौर पर हो सकता है, कुछ मीटिंग्स की भी बात हो रही थी, लेकिन अभी तो PMLN सोलो फ्लाइट ले रही है। अभी तक तो बैरिस्टर इस्तेशाम यही सूरत हाल है, लेकिन मैं नहीं समझता, मैं समझता हूँ कि 12 तारीख के बाद ये एक्टिविटी शुरू होगी। अभी तो क्योंकि हमारा ज्यादा तवज्जो, क्योंकि हुकूमत के इख्तितामी दिन है और हमारी ज्यादा तवज्जो है कि जो मंसूबे
जो मंसूबों पे काम हो रहा है उन पे ज़्यादा तवज्जो कर दी जाए, और जो फाइलों पे आप समझते हैं कि काम बाकी है वो हम काम मुकम्मल कर लें। तो और इसके बाद ये जो पार्टियों का आपस में डिस्कशन शुरू हो जाएगी, और हो सकता है मुख्तलिफ सीटों पे, ये तो हमने तय किया ही है ना कि सीटों पे आपस में एडजस्टमेंट हो सकती है, अगर कि हर पार्टी अपने अपने निशान पे इलेक्शन लड़ेगी। जी ठीक है। अच्छा हाफिज साहब, ये खबर आज की परवेज़ इलाही साहब के हवाले से है। उसमें खबर यह है कि अदालत ने परवेज़ इलाही साहब को पेश ना करने पर होम सेक्रेटरी, आईजी जेल खाना जात और आईजी पंजाब की तनख्वाहें रोकने का हुक्म दे दिया। परवेज़ इलाही साहब को कहीं अदालत में पेश करना था तो उनको पेश नहीं किया गया, तो अदालत ने होम सेक्रेटरी, आईजी पंजाब और आईजी जेल खाना जात की तनख्वाहें रोकने का हुक्म दे दिया। तो मैं सोच रहा हूँ कि अब तीनों हजरात के लिए घर चलाना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ज़ाहिर बात है, तनख्वाह रुकती है तो फिर खर्चे कहाँ से निकलेंगे आईजी साहब के घर के, चाहे आईजी जेल खाना जाते हैं या आईजी पंजाब में या होम सेक्रेटरी साहब हैं। तो अब तो मेरे ख्याल में परवेज़ इलाही साहब को पेश करेंगे अदालत में। देखिए बैरिस्टर साहब, बात ये अगर फैसला अदालत का, इसका मुझे बैकग्राउंड पस मंज़र मालूम नहीं है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब के बारे में अदालत का फैसला क्या था। जब आप कह रहे हैं कि अदालत ने हुक्म दिया था कि उनको अदालत में पेश किया जाए, फिर तो मेरे ख्याल में आईजी पुलिस पंजाब हो या इंटीरियर सेक्रेटरी पंजाब हो, जो भी जिम्मेदार हो, फिर उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो अदालत के फैसले का एहतराम करे, और अदालत के फैसले का एहतराम अदालत के फैसले की तामील और उनके हुक्म की तामील में है। अगर उन्होंने अदालत के फैसले की, अदालत के हुक्म की तामील नहीं की है, जिसके मुताबिक उन्होंने अदालत के रूबरू चौधरी परवेज़ इलाही को पेश करना था, उन्होंने पेश नहीं किया, फिर अदालत की मर्जी है, वो फैसला कर सकता है उन्हीं डिपार्टमेंट के खिलाफ, जिम्मेदार ऑफिसर्स के खिलाफ जिन्होंने अदालत के हुक्म की तामील में सुस्ती दिखाई, या वो अदालत में बताएंगे कि हमने क्यों चौधरी परवेज़ इलाही को पेश नहीं किया, जानबूझकर पेश नहीं किया गया। वो रीजंस, वो वजूहात उनको बताना अदालत के सामने जरूरी है। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर फर्ज करें उनकी रीजंस, उनकी वजूहात न पेश करने की गैर माकूल है, उसमें माकूलियत नहीं है, फिर तो अदालत बिल्कुल हक बजानिब है। लेकिन अगर कोई माकूलियत है तो वो क्या जवाब पेश करेंगे, ये तो फिर मुस्तकबिल डिसाइड करेगी। शेख साहब, तनख्वाहदार बंदे की तनख्वाह बंद हो जाए तो घर चलाना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप इत्तेफाक करेंगे इस बात? इसमें क्या शक है जी, कोई शक बिल्कुल इसमें क्या शक है जी कि तनख्वाहदार। तो आपको फिक्र नहीं हो रही आईजी साहब की तनख्वाह बंद कर दी अदालत ने? फिक्र है, फिक्र वाली बात नहीं, मैं समझता हूँ अदालत ने हर चीज़ देख के, देखिए जो हमारे यहाँ अदालत जो है वो उसको तस्लीम करना हम सब का फ़र्ज़ है। तो अब क्या पॉइंट है, तो अगर कोई उनके आईजी साहब को अभी भी टेंशन नहीं होगी आपके ख्याल में? देना चाहिए, अभी भी कोई टेंशन नहीं होगी आपके ख्याल में आईजी साहब? किनको? आईजी साहब को, जिनकी तनख्वाह रोकी अदालत ने। नहीं, ज़रूर टेंशन होगी, उनको अप्रोच करना चाहिए ना अदालत को। जो अगर हुक्म अदूली कोई है तो उनको सेटिस्फाई करना चाहिए। अदालत का तो एक फ़ैसला है ना जी, तो हर एक के ऊपर पाबंदी है उनके फ़ैसले को तस्लीम करने की। और ये तो कोई ऐसी बात नहीं, मेरे ख्याल में छोटे हो जाएगा, 1-2 दिन में मसले का हल निकल आएगा। चलें, मुझे एक ब्रेक लेना है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू सवालनामा। मेरे साथ हैं डॉक्टर शाहिद हसन सदीकी। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहब, ये डॉलर वापस उसने उड़ान भर ली है, मतलब कि कुछ दिन पहले जब ये IMF के साथ मुआहदा हुआ था, उसके बाद फिर कुछ दिन गवर्नमेंट ने बड़ा इस चीज़ को प्रमोट किया, फ़रोग दिया कि जी देखें फौरी तौर पे डॉलर भी नीचे आया है, स्टॉक एक्सचेंज से भी अच्छी खबरें आ रही है, लेकिन डॉलर तो वापस उधर ही चला गया है जहाँ से नीचे आया था। तो ये जो मुआहदा था, इसके असरात के नतीजे में डॉलर की कीमत में कमी वाक़या क्या नहीं हुई थी, और ये सिर्फ एक टेम्पररी उसका इम्पैक्ट था कि अच्छी खबर है उसकी वजह से, जैसे स्टॉक एक्सचेंज पे असर है वैसे डॉलर पे असर है, या ये कोई और मामला है? नहीं, बिल्कुल वाज़ेह था। 30 जून को ही मैंने कहा था कि IMF के साथ जो मामला तय हुए हैं उसके नतीजे में डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर गिरेगी, और मैं कहता हूँ अब अभी ये मज़ीद गिरेगी। उसकी वजह यह है
कि अब ये जो माली साल है इसमें हमारी इंपोर्ट्स बढ़ने वाली हैं, हमारा तिजारती खसारा बढ़ने वाला है, हमारा जारी हिसाबात का खसारा बढ़ने वाला है, हमारी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो है वो बढ़ने वाली हैं, हमारा बजट खसारा जो है वो बढ़ने वाला है। और IMF ने अपना शिकंजा तेज किया हुआ है, जितना हम चालाकियां कर रहे हैं वो उससे आगे का तुरुप हमारे साथ खेल रहे हैं और हम इस तरह से होस्टेज बन गए हैं कि मेरे अपने ख्याल से हुकूमत ने अब इसमें मईशत में वो सियासत कर रहे हैं मईशत के बजाय। और ये मैं समझता हूँ कि अगर 3 या 4 फिगर्स देख लें तो तमाम सवालात के जवाब मिल जाएंगे। पहली चीज़ तो यह है कि हमने जो अभी 5 साल हमारे गुजरे हैं इसमें 292 अरब डॉलर 292 बिलियन डॉलर्स की हमने जो है वो इंपोर्ट्स कर ली, जबकि हमारी एक्सपोर्ट 130 अरब डॉलर है। तो अगर 160 अरब डॉलर का आपका तिजारती खसारा है, वो मुल्क जो कि 1 अरब डॉलर के लिए नाक रगड़ रहा है, वहाँ अय्याशी हम ये कर रहे हैं 130 अरब डॉलर का तिजारती खसारा और उसको पूरा 160 अरब डॉलर का और उसको पूरा करने के लिए जाली रेमिटेंसेस मंगाते हैं 111.4 से, जो कि तकरीबन 132 अरब डॉलर आ गई। 1 लाख डॉलर पर 50 लाख रुपए का नुकसान होता है रेमिटेंस में 111.4 के तहत। दूसरी बात, तीसरा ये कि एक अजीब ऐसा तमाशा है कि लोगों को नींद क्यों आ रही है मुझे समझ नहीं आता। मैं आपको बिल्कुल वाज़ेह तौर पर बता रहा हूँ कि जो हिकमत अमली 3-4 साल से अपनाई गई है, अगर मैं आपसे ये कहूँ तो मार्च 2020 में एक आदमी ने ईमानदारी से बिजनेस करके आमदनी कमाई, उस पर टैक्स दिया, उसके बाद उसके पास 1 लाख रुपए बच गया, वो उसने बैग में जमा करा दिया, उसको जो मुनाफा मिला टैक्स देने के बाद वो कम है उस आदमी से जिसने टैक्स चोरी की और उस पैसे के डॉलर बनाए और वो डॉलर रख दिए, उसको ज्यादा मुनाफा मिल रहा है, आज ज्यादा फायदा है। तो आप तो लोगों को एनकरेज कर रहे हैं कि मुल्क की करेंसी का बेड़ा गर्क करें, डॉलराइजेशन करें। तो जब मार्केट से डॉलर खरीद के रुपए में नुकसान हो रहा है रखने में, तो फिर आपके रुपए की कदर तो गिरेगी। तो अगर ये 122 रुपए थी 5 साल पहले, आज 290 पर आ गई, ये 300 से आगे जाने वाली है, तो जहाँ 65 अरब डॉलर की इंपोर्ट होगी तो आपका हशर क्या होगा? अच्छा, मुझे ये बताएं डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि जो सूरत हाल पहले थी वो भी आपने बता दी, जो अभी है वो भी आपने बता दी। आने वाले दिनों में, आने वाले 1-2 सालों में क्या देख रहे हैं आप? आज अगर तकरीबन 300 पे है डॉलर, तो क्या ये गवर्नमेंट जो भी आपको आएगी इलेक्शंस के बाद, वो आपके ख्याल में इस पोजीशन में होगी कि इसको कंट्रोल कर ले और इसको नीचे ले जाए, या फिर ये मामला मजीद ख़राब होते हुए आप देख रहे हैं? देखिए, नीचे जाने वाली बात तो अब आप भूल जाइए। जब हमारे माशी शरिये ख़राब हैं तो कैसे होगा? वो तो आउट ऑफ क्वेश्चन है। आप उसकी रफ्तार को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन ये कि जैसे मैंने आपसे कहा कि 2018 में तो 122 रुपए का था, अब 295 के आगे गिरते ही चले जा रहे, तो वो ट्रेंड रहेगा। मसला क्या है, अगर किसी खुदा न खास्ता ये आग से खेलने का फैसला कर लिया है, अगर कि हम निगरान हुकूमत को इख्तियारात दे रहे हैं, तो ये खेल क्या है ये भी मैं आपको बता दूं। देखिए, दिसंबर में हम जाएंगे IMF के पास बड़ी रकम के कर्जे के लिए, बहुत बड़ी रकम के लिए, अब वो शायद 3 साल से ज्यादा मुद्दत के लिए होगा। उसकी शराइत इसलिए सख्त होंगी कि अब हम ये देख रहे हैं कि मैंने जैसे कहा खसारा भी बढ़ रहा है, आपका करंट, वो सब चीजें बढ़ रही हैं। तो IMF अभी सितंबर में रिव्यू करेगा और दिसंबर में रिव्यू करेगा। आपका जो है वो बिजली के नर्ख भी बढ़ा रहे हैं, गैस के नर्ख भी बढ़ा रहे हैं, सर्कुलर डेट बढ़ रहा है, आपका बजट खसारा बढ़ रहा है, तो वो उनकी शराइत सख्त होती जाएंगी। तो जब आप दोबारा जाएंगे, इस वक्त हमें डिफॉल्ट क्यों नहीं कराया? उसकी वजह ये थी कि इस वक्त मईशत इतनी कम बर्बाद थी कि शायद चीन हमें बचा लेता। तो साजिश ये तैयार की गई कि 9 महीने का कर्जा दिलाया जाए, ताकि ये अप्रैल 2024 तक ही चलेगा, 9 महीने पूरे होंगे। और दिसंबर में जो है वो अंदाजा ये था कि नई हुकूमत आके नेगोशिएट करेगी, उसके खाते में सारा आ जाता तबाही। अगर ये सोच रहे हैं कि निगरान हुकूमत से ये काम करा दें और उसको इख्तियारात दे दें, तो IMF को तो उस पर इसलिए एतराज़ नहीं होगा, वो तो मुल्क के कानून के तहत देखते हैं। लेकिन सारी तबाही बर्बादी अगर आपने दिसंबर 2023 में कर ली, सलामती के तकाजे भी, मईशत के तकाजे भी, और मईशत को तबाह बर्बाद कर दिया, तो फिर तो इलेक्शन के फिर तो वो कहेंगे जी वो तो निगरान करके चले गए, अब हम इसको ठीक करके दिखाएंगे, सिर्फ 3 साल कुर्बानी दे दें। मैं ये कह रहा हूँ, इतनी ये खौफनाक सूरत हाल है। तो ये जो 3 साल का आप जो खबर दे रहे हैं डॉक्टर साहब, आप ये कह रहे हैं कि दिसंबर 2023 में 3 साल का मजीद मुआहदा होगा IMF के साथ, और उसमें शराइत मजीद सख्त होंगी और वो पाकिस्तान की अवाम को भुगतना पड़ेंगी। तो ये जो दिसंबर 2023
मैंने सामने का लफ्ज भी कहा, क्योंकि वो IMF के अमेरिका की सिफारिश पर मिलेगा, तो शराइत तो बहुत सख्त होंगी। अमेरिका अपनी सियासी शराइत भी लेकर आएगा आपके ऊपर। तो इन्होंने 9 महीने रखा इसीलिए है कि ये जो है दिसंबर में अगली हुकूमत करती। मैं समझ गया आपकी बात, कर रहे हैं कि अगली हुकूमत, मैं आपकी बात समझ गया, लेकिन मेरा सवाल ये है डॉक्टर साहब, मेरा सवाल ये है कि अगर मिसाल के तौर पे ये दिसंबर 2023 में निगरान हुकूमत 3 साल का मुआहदा करती है IMF के साथ, और ये तरमीम जो है ये शायद इसीलिए हुई है, ये बात मेरी समझ में आती है क्योंकि बैनुल-अक़वामी सतह पे आज अयाज सादिक साहब ने भी जिक्र किया है और इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ जी मामलात वगैरह आगे चलें, कंटिन्यूएशन, वो सारी बातें उन्होंने की हैं। अगर ये होता है 3 साल का मुआहदा, तो वैसे मैं जानता हूँ कि आपका ज़ाती तौर पर राय जो है वो IMF के साथ मुआहदों के काफ़ी हद तक ख़िलाफ़ है, लेकिन ये मुआहदा अगर होने जा रहा है तो कोई ना कोई रियासत पाकिस्तान को इसकी ज़रूरत होगी। मिसाल के तौर पर अगर ये मुआहदा नहीं होता है तो हम डिफ़ॉल्ट भी तो करेंगे ना, तो क्या और वो निगरान हुकूमत से कराएंगे और अपनी सियासी मकबूलियत बचाएंगे, ये उनका प्लान होगा, तो चले उनकी सियासी मकबूलियत या गैर मकबूल होने से वो बचेंगे। बट एट द सेम टाइम क्या पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं है IMF के साथ 3 साल का मुआहदा, ताकि आने वाले 3 साल में पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट ना करे और जो कर्ज है क्योंकि वो वापस तो करना है। बैरिस्टर साहब, आपने एक अहम नुक्ता उठाया है। मैं वही आपसे अर्ज कर रहा था कि अभी मैंने कहा कि अभी वो हमसे डिफ़ॉल्ट इसलिए नहीं कराया कि हम बच जाते। अब वो ये करेंगे कि 3 साल के लिए जो कर्जा देंगे उसकी शराइत इतनी सख्त होंगी और अवाम में, सूबों में और वफाक में इतना एतमाद का बुरान होगा अवाम में, और उस वक्त तक चीन भी अपनी मदद नहीं कर सके। वो 3 साल का पीरियड है। अब वो मोहलत जो मिली है वो ऐसी 3 साल उन्होंने इसलिए दी है उस वक्त तक इन शराइत की मौजूदगी में, और चूंकि हम इस्लाहात नहीं कर रहे हैं, मैं आपसे बता दूं शहबाज शरीफ साहब का जुमला, अगली हुकूमत को हकीकी मायनों में इस्लाहात करनी होंगी। अरे भाई 30 साल से किसी ने नहीं की तो अगली हुकूमत कैसे कर देगी? वो भी नहीं करेगी। तो वो कर्जा लेने के बाद आप इस बुरी तरह धंस जाएंगे जो साजिश है। तो फिर वो जब खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्ट की बात करेंगे, और डिफ़ॉल्ट उसी वक्त हो सकता है जब हुकूमत पाकिस्तान तैयार हो, तो वो खेल अब है, वो 3 साल के पीरियड का है। उस वक्त चीन भी नहीं बचा पाएगा क्योंकि वो आलमी मालियाती निज़ाम में वो इतना आ चुका होगा कि वो उसके खिलाफ नहीं जाएगा। तो उससे बचने का जो तरीका है वो ये है कि आज आप इलेक्शन से पहले जिन इस्लाहात के बाद शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं, अगली हुकूमत करें। मैं कहता हूँ इंतखाबात से पहले आप उन इस्लाहात को कानूनी शक्ल दे दें। ये वाहिद रास्ता है उस तबाही और बर्बादी से बचने का। इस्लाहात को कानूनी शक्ल, यानी अगली हुकूमत कोई भी आए उससे डेविएट करे तो कानून ये हो, वो आप भी ज़्यादा गाइड कर सकते हैं कि अगर वो उससे गाइड करते हैं तो उनके जो मेंबर्स हैं उनकी मेंबरशिप ख़त्म हो जाएगी, उसका मैंडेट ख़त्म हो जाएगा। उसमें गुंजाइश ना छोड़ें, इसलिए कि तबाही बर्बादी की जो फिगर्स हैं मैं आपको बताता हूँ वो खौफनाक हैं। इसलिए एक जो डॉक्टर साहब आप कह रहे हैं अगर ये 3 साल का मुआहदा होता है और जो आप कह रहे हैं कि उसकी शराइत बड़ी सख्त होंगी और उसके बड़े बुरे वो नताइज निकल सकते हैं पाकिस्तान के लिए, तो उस सूरत में उस मुआहदे के बाद अगर ऐसे ही होता है जैसे कि आप कह रहे हैं, तो फिर डॉलर किधर जाएगा उसके बाद? वो तो फिर आपको जो है ना, मेरे ख्याल से नींदें हराम मत करें, डॉलर की छोड़ें, उस वक्त मुल्क बचाने की बात करें। आपका महंगाई जो है वो 300% हो जाएगी। जौहरी ताकत, देखिए जरदारी साहब ने कहा जी कोई फर्क नहीं पड़ता डिफॉल्ट से, ख्वाजा आसिफ ने भी कह दिया। उनको पता नहीं है कि जब जौहरी ताकत जिसका मैले वकू दुनिया की नज़र में है, स्ट्रेटेजिक लोकेशन मेरे मुल्क की 3 मुल्कों से मेरी सरहदें लुटती हैं, जब वो खुदा न खास्ता उसको डिफॉल्ट कराएंगे हुकूमत की मर्जी से, तो वो इतना खौफनाक होगा कि मैं आपको उस अल्फाज में बयान नहीं करना चाहता। अगर पता है, लोगों को पता है, हुकूमत को पता है कि तमाशा क्या होने वाला है, लेकिन अगर आपने ये फैसला कर ही लिया है कि अमेरिका की खुशनुदी, जो मैं कहता हूँ मुल्की अशराफिया और बैरूनी अशराफिया के गठजोड़ है, आपको वहाँ से खुशनुदी मिल जाएगी कि चलिए हम आपको हेल्प कर देते हैं। आप अल्लाह खैर करे मुल्क के लिए। जी डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।